नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहां पर बच्चों हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों यहां पर हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों कि के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया हुआ है तो उसे नोट कर लेते हैं। समीकरण है 2x² माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो ये समीकरण दिया है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये होगा 2x²। के से अंदर इसमें गुणा कर लीजिए ब्रैकेट में, एक्स में करेंगे तो ये होगा बच्चों के एक्स, और यहाँ होगा प्लस के बराबर 0। क्योंकि माइनस का है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसकी बच्चों यहाँ पर तुलना कर लेते हैं दी घात समीकरण से। तो देखिए, तुलना करने पर तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जहाँ पर बच्चों जो a है, a बराबर कितना होगा x² का गुणांक, जो कि यहाँ पर 2 है, और b का जो मान होगा वो x का गुणांक होता है। यहाँ पर k दिया हुआ है, x के आगे जो संख्या है, और जो c है यानी कि अचर पद, उसका मान हमें यहाँ दिया है k। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ ना, समीकरण के मूल बराबर होंगे। देखिए, क्योंकि समीकरण के मूल बराबर होंगे तो बच्चों कब बराबर होते हैं? जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। जब b² माइनस 4ac यानी कि विविक्ति कर का मान जब 0 होता है, तभी समीकरण के मूल बच्चों बराबर होते हैं। b का मान माइनस के है तो माइनस के का और 4a यानी कि 2, और c हमारे पास है बच्चों यहाँ पर k बराबर 0। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो k का स्क्वायर करेंगे, हमेशा माइनस वाली का प्लस हो जाता है स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो -4 दूनी यानी कि 8k बराबर 0। यहाँ आप बच्चों k कॉमन अगर हम ले लें इन दोनों में तो यहाँ बचेगा k माइनस 8 बराबर 0 होगा, या k माइनस 8 बराबर k से इसमें डिवाइड करेंगे, 0 में धर जाएगा तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, 0/k यानी कि 0 हो गया। या k बराबर माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और हमें यहाँ पर बच्चों k का ही मान ज्ञात करना है, तो k का मान यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। यदि अपने आप इस द्विघात समीकरण में k का मान आप 8 रखेंगे और विविक्ति का निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर ही होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान बताइए। बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आपसे अक्सर एक यानी 2 या 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों दिया है कि cos a बराबर है √3/2। ठीक है, या तो बच्चों आप त्रिभुज बनाकर इसको कर सकते हैं, या हम इसको सिंपल ही कर सकते हैं। देखिए, आपको ये पता है कि √3/2 कॉस में ही आपको देखना है कि कितने का मान होता है। तो √3/2 बच्चों कॉस 30 का मान होता है। ठीक है नहीं, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो या a बराबर, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो a का मान हमारे पास यहाँ हो जाएगा 30। ठीक है, a का मान 30 हो गया। अब हमें sin 2a का मान निकालना है, तो जहाँ पर हमें a दिया हुआ है ना इसमें, तो यहाँ पर हम तो sin 2a की जगह आपको रख देना है 30। ठीक है, क्योंकि a का मान हमें 30 प्राप्त हो गया है। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा sin 30 दूनी 60। अब sin 60 हो गया। ठीक है, और sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है बच्चों
√3/2। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और हमें साइन 60 का ही मान यहाँ पर निकालना है। आप इसको ऐसे त्रिभुज बनाकर, जो समकोण त्रिभुज बनाकर करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मान दिया हुआ है, आपको पता है कि कॉस में ही होता है जो मान दिया है, तो आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। कॉस की जगह साइन, टेन कुछ भी आपको इसमें दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पर उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, हमें समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों हम यहाँ मान लेते हैं कि जो प्रथम पद है, माना प्रथम पद यानी एपी का जो प्रथम पद है उसे हम ए मान लेते हैं जैसे। ठीक है, और जो सर्वांतर होता है जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसे हम डी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ 11वां पद दिया हुआ है हमें, 11वां जो पद है एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का जो 11वां जो पद है वो हमें यहाँ पर 38 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो 11वां पद इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस 10d, एक कम करके लिखते हैं। ठीक है, 11वां पद है तो ए प्लस 10d हम इसे लिख लेंगे, तो बराबर 38 है। या ए बराबर, ए का मान अगर हम निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो 38 माइनस 10d इधर आ जाएगा, प्लस का है तो बच्चों ये इधर आएगा। तो यहाँ पर जो हमने ए का जो मान है बच्चों वो डी के पदों में यहाँ ज्ञात कर लिया है। तथा इसके अलावा आपको कौन सा दिया है, 16वां पद दिया है। ठीक है, 16वां जो पद है एपी का 16वां पद वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 73। ठीक है, 73 दिया, 16 पद को लिख सकते हैं हम ए प्लस 15d। ठीक है, एक कम करके लिखते हैं डी में, तो ये हो गया 73। अब ए का मान ऊपर निकाला है हमने, इसी मान को यहाँ पर रख दीजिए। तो ए का मान हम रख देंगे बच्चों यहाँ पर 38 माइनस 10d और प्लस के 15d ऐसे रहेंगे। ठीक है नहीं, हम बच्चों इसको समीकरण, जैसे पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीक़ा से करते हैं, जो आपकी समझ में बेस्ट तरीका आता है उसी से कर लीजिए। देखिए 15d में से 10d गया तो यहाँ पर 5d बचेगा, 5d बराबर इस 38 को उधर ले आइए तो ये हो जाएगा 73 माइनस 38। ठीक है, 15 में से 10 गया तो यहाँ 5 बच गया, 38 को हम इधर ले आए हैं तो प्लस का था तो माइनस का हो गया बच्चों ये। तो 5d का जो मान हमारे पास बचेगा इसमें से घटा दीजिए, 13 में से 8 यानी कि 5 और 6 में से 3 यहाँ 35। तो d का जो मान आपको प्राप्त हो जाएगा 5 से 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर बच्चों हमने d का मान भी निकाल लिया है, कितना आ गया है वो हमारे पास 7 आ गया है। ठीक है, अब a का मान और निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमने जो मान निकाला है वो हमारा d के पदों में, क्योंकि a बराबर हमने अभी ज्ञात किया था 38 माइनस बच्चों वो 10d है। a का मान जो है 38 माइनस 10d है, तो a बराबर 38 माइनस 10d का मान हो गया यहाँ पर 7 बच्चों। ठीक है नहीं, तो a बराबर आ जाएगा 38 माइनस 10 सत्ते 70, तो a बराबर घटा देंगे, 70 ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे बच्चों 2 हो गए यानी कि 32। ठीक है, तो a का मान हमारे पास आ गया बच्चों 32। अब हमने a और d के मान ज्ञात कर लिए हैं, अब हमें चाहे योगफल पूछे या कोई सा भी पद पूछे तो हम निकाल लेंगे। यहाँ हमें 11वां यानी 31वां पद पूछा है क्वेश्चन में, तो ए पी का 31वां पद बराबर, तो 31वें पद के लिए आपको पता है क्या होगा, सूत्र लगेगा यानी कि a प्लस 30d, एक कम करके हम लगा देंगे क्योंकि सूत्र हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आप इस तरीक़ा से लगा लेंगे। a का मान आपके पास है माइनस के 32 और प्लस 30d, d का मान बच्चों यहाँ से 7 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस के 32 प्लस 7 या 21 यानी कि 210। ठीक है, अब 210 में से ये 32 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ 8 बच गया
और तो 178 हो जाएगा बच्चों, ठीक है नहीं। तो इसका हमें 31वां पद पूछा था, तो 31वां पद 178 यानी 178 हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से हम इसमें कोई भी पद पूछता, 31वां पूछा है, जो भी पूछता हम इसी प्रकार से उसे निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी उनका अगर हम योग करें तो 27 आना चाहिए और गुणा करें तो 182 आना चाहिए। तो बच्चों हम मान लेते हैं यहाँ पर कि माना पहली जो संख्या से हम x मान लेते हैं, पहली संख्या हमने x मान ली बच्चों यहाँ पर। अब जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या, तो बच्चों उसे y भी मान सकते हैं, या योगफल हमें 27 दिया है तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी 27 माइनस x, ठीक है। पहली संख्या को योगफल में से घटाएंगे तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है नहीं। जैसे दो संख्याओं का योगफल 20 है और एक संख्या 8 है, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरीका से हमें यहाँ पर दूसरी संख्या भी ये प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनका गुणनफल 182 है प्रश्न अनुसार। यानी कि हम पहली संख्या और दूसरी संख्या की अगर हम गुणा करें तो बच्चों हमारे जो पास आएगा, इनका जो गुणनफल होगा वो 182 आएगा। ये ही क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है नहीं। पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा करने पर 182 आता है। x की गुणा 27 में कीजिए तो ये हो गया 27x, x में करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस का है तो आप इसको इधर ले आइए, बराबर से इधर ले आएंगे दाहिनी तरफ, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा बच्चों। ये एक्स स्क्वायर होगा, 27x प्लस के तो इधर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 27x, और ये 182 प्लस का है ही बच्चों, ठीक है, बराबर 0। इधर जो संख्या थी बच्चों इक्वल से पहले, उनको हम इधर ले आए हैं, और आपको पता है कि इधर जाने पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमें एक दीर्घा समीकरण मिल गया है। अब हमें 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं दो, कि जोड़कर 27 आना चाहिए, प्लस का निशान है, जोड़कर 27 आना चाहिए, तो वो हो जाएंगे 14 और 13 होंगे बच्चों, ठीक है। तो माइनस के 14x माइनस के 13x, 14 और 13 हो गए बराबर 182 बराबर 0, ठीक है। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो दोनों माइनस में ही लिख जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। अब पहले इन दोनों में x कॉमन आ गया तो यहाँ x माइनस 14 बचेगा। इसमें क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पर माइनस से शुरू है तो माइनस के 13 ही कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस 13 कॉमन लेंगे जब ही तो यहाँ x बचेगा। x माइनस 13 से भाग देंगे 182 में तो ये 14 बार ही जाएगा बच्चों। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 14 हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस 13 होगा बराबर 0, ठीक है। अब इसकी जो कंपेयर हम 0 से करें, x माइनस 14 है तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा, और x माइनस 13 है तो x बराबर आ जाएगा प्लस के 13। तो यानी कि जो संख्याएं जो होंगी बच्चों वो हमारे पास 13 और 14 हो जाएंगी, दोनों ही मान धनात्मक हैं, तो संख्याएं बराबर 14 और 13, या हम इसे लिख सकते हैं 13 और 14, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों मान धनात्मक हैं और दोनों ही मान बच्चों यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। 14 और 13 27, और 13 और 14 ये भी 27 होगा। गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा। x का मान अगर 14 लेंगे तो देखिए 27 माइनस 14 13 बचेगा। x का मान 13 रखेंगे तो पहली 13 हो जाएगी, दूसरी 27 माइनस 13 यानी कि 14 आ जाएगी। इसलिए दोनों ही आंसर यहाँ पर सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यहाँ पर समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर है सी डी के, ये ए बी जो है सी डी के समांतर है, और विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए।
हमें इसको जो प्रूव करना है वो त्रिभुजों की समरूपता यानी कि सिमिलरिटी का प्रयोग करके हमें ये सिद्ध करना कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, जब हम प्रमेय वाला क्वेश्चन सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, उसके बाद इसका प्रूफ करते हैं। तो वो हम नोट कर लेते हैं। तो बच्चों ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के और विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध हमें क्या करना, देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन में दिया है, ये हमें सिद्ध करना है ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी के होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रूफ समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज, यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक तो हमारे पास है ए ओ बी और दूसरा है आपके पास सी ओ डी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे हम, तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर दो त्रिभुज हैं ए ओ बी और सी ओ डी में। इन दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये वाली लाइन जो है ए बी है इसके समांतर है, तो जैसे ऐसे काटती है इसको, ये ऐसे काटती है, तो ये वाला जो कोण होगा ओ ए बी, ठीक है, ये जो कोण बनेगा ओ ए बी ये बराबर होगा इसके, कौन से कोण के, ओ सी डी के। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एकांतर कोण। तो यहाँ होगा कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ सी डी के। अब क्यों बराबर है ये कारण में लिख दीजिए, एकांतर कोण, एकांतर कोण, क्योंकि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तथा इसके अलावा बच्चों देखिए यहाँ पर ये वाला जो कोण है ए ओ बी ये बराबर है इसके कौन से, सी ओ डी के, सी ओ डी के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है, आमने सामने वाले हैं। जब देखिए यहाँ पर दो रेखाएं, एक ऐसे है और दूसरी इस तरीका से प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा और ये वाला जो कोण है इसके बराबर होता है। इसको हम शीर्ष अभिमुख या वर्टिकल ओपोजिट एंगल भी बोलते हैं। तो इसलिए हो जाएगा कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के, सी ओ डी के शीर्ष अभिमुख कोण, ये दोनों हमारे क्या हैं बच्चों, शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है ना, अब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण हमारे पास बराबर हो गए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए ओ बी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के। क्यों होगा, क्योंकि यदि दो त्रिभुजों में कोई भी दो कोण बराबर हो जाएं तो वो आपके क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। या तो हम दो कोण बराबर दिखा दें संगत कोण, या उनकी किन्हीं भुजाओं का जो अनुपात है वो इक्वल दिखा दें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता या एंगल एंगल समरूपता। तो यहाँ पर बच्चों हमसे कहा गया था कि समरूपता कसौटी का ही प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, अब आपस में समरूप हो गए हैं। ठीक है, इसलिए अब समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं बच्चों वो होती हैं अनुपातिक। तो इसलिए इस त्रिभुज में हम रखेंगे जैसे कि ओ ए, तो ओ ए बटे ओ सी। ठीक है, ओ ए बटे ओ सी बराबर होगा किसके, ओ बी बटे ओ डी के, ओ बी बटे ओ डी के हो जाएगा। ठीक है, यही बच्चों हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यह हमें सिद्ध करना है, तो हम इसका बायां पक्ष नोट कर लेते हैं एल एच एस। तो एल एच एस हमारे पास है 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, इसे बाएं पक्ष को सॉल्व करके हमें दायां पक्ष लाना है, या दोनों पक्षों को हम अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए,
तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे 1 प्लस कॉस ए लाना है हर के रूप में, तो आप इसमें अंश और हर दोनों में 1 प्लस कॉस ए से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अंश और हर दोनों में 1 प्लस कॉस ए से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी, एक फॉर्मूला हो गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया है ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो नीचे इसको आप ऐसे ही रहने देंगे साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला रख देंगे आप a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पर आपका हो गया कि कॉस स्क्वायर है, इसको आप ऐसे रहने देंगे साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया, तो साइन ए 1 प्लस कॉस ए आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए साइन से साइन स्क्वायर में से एक कट जाएगा, तो एक बचेगा आपके पास साइन ए, तो साइन ए बच गया, नीचे आपका है 1 प्लस कॉस ए। यही हमें बच्चों यहाँ पर प्रूव करना है RHS, तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS हो गया। यही इस क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर सिद्ध करना था। ट्रिग्नोमेट्री में आसान से क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने लंबवृत्तीय शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें गोले की जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर दी है, शंकु का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है नहीं, तो यहाँ बच्चों हमें शंकुओं की संख्या निकालनी है, तो शंकुओं की संख्या निकालने के लिए हम गोले के आयतन में शंकु के आयतन से यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है नहीं, जिसकी हमें संख्या निकालनी है उसके आयतन से भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोले का आयतन भाग शंकु का आयतन। ठीक है नहीं बच्चों, एक शंकु गया, शंकु का आयतन। आपको ध्यान रखना है जब भी कभी आपको संख्या निकालनी है, जिसको पिघलाया गया है उसके आयतन में किससे भाग देंगे, जो चीज़ बनाई गई है। यहाँ पर गोले को पिघलाया गया है और शंकु बनाया गया है, तो गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई r की 3 त्रिज्या की घात 3। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु का आयतन होगा बच्चों। ठीक है, तो 4/3 पाई, शंकु की त्रिज्या है, यहाँ पर गोले की जो त्रिज्या बच्चों 12 है, तो यानी कि 12 गुणा 12 गुणा 12, घात 3 है, तो हमने इसको 3 बार लिख लिया है। और 1/3 पाई, पाई का मान आप मत रखिए यहाँ पर, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल होने वाला है। त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणा 2, और ऊंचाई है हमारे पास इसकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए, देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 से हो जाएगा आपका 12, कितनी बार, 2 बार हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से यहाँ पर 12 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 बार। अब हमारे पास बचा, देखिए यहाँ पर 12 गुणा 4 गुणा 6, ये बचा हमारे पास। ठीक है, 6 गुणा 4 कितना हो गया 24, और 24 गुणा 12, 24 गुणा 12 कर लीजिए, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, देखिए 12 चौक 48, और 12 दूनी 24, और 4 28, यानी 288 यहाँ पर शंकु बच्चों बन जाएंगे। कितने, 288 शंकु बनेंगे। ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है जब भी संख्या पूछेगा तो जो चीज़ पिघलाई गई है उसके आयतन में जो चीज़ बनाई गई है, यहाँ पर जैसे शंकु बनाया गया है तो शंकु के आयतन से भाग दे देंगे।
अगर त्रिज्या या ऊंचाई पूछता है तो दोनों के आयतन आपको बराबर में रखने हैं। क्वेश्चन 8 है बच्चों, यहाँ पर वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बिंदु तो ये दिए हुए हैं और विभाजन जो बिंदु है हल करने पर आया है वो है -1, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है बच्चों। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है तो हम मान लेते हैं कि माना अभीष्ट अनुपात। तो अनुपात को बच्चों हम यहाँ पर m1 अनुपात m2 मान लेते हैं। ठीक है ना, पहले जो बिंदु होते हैं x1 y1, दूसरे x2 और y2 होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो मान हमें दिया है ये x और y का है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो विभाजन सूत्र से तो क्योंकि बच्चों जब हम अनुपात निकालते हैं तो आपको पता है कि हम सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक्स वाई बराबर एक्स और वाई का मान निकालने के लिए सूत्र होता है, एक्स के लिए होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और y निर्देशांक के लिए होता है कि m1 y2 और प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है बच्चों। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हम या तो x से ही निकाल लें या इससे y से ही, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। x और y के मान बच्चों -1, 6 दिए हैं। देखिए -1, 6 x और y के मान दिए हैं। यहाँ पर देखिए m1 हमें ज्ञात करना है, x2 यानी कि दूसरे जो है, पहले x1 y1 x2 और y2। ठीक है, यहाँ से रख दीजिए। m2 आपको ज्ञात करना है, x1 यानी कि -3 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही यहाँ पर बच्चों देखिए m1 y2 हमारे पास है -8 प्लस m2 और y1 हमारे पास है बच्चों यहाँ पर 10। ठीक है, बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे आप हमने ये रख लिया। ठीक है, आप एक से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हम केवल x वाला लेंगे, ये x में ये है और x के लिए ये है, तो इन दोनों को हम बराबर में रखेंगे। -1 बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो ये होगा 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया। पहला हमने x वाला लिया, ये x का मान है, ये भी x के लिए है। ठीक है, अनुपात निकालना है, x वाला लीजिए चाहे y वाला लीजिए, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा बच्चों 6m1 -3m2 बराबर 1 से करेंगे, यहाँ माइनस का 1 है तो -m1 और -m2 हो जाएगा। तो 6m1, m1 को उसके पास ले आइए, माइनस का है तो प्लस का होगा, m2 को उधर ले जाइए m2 के पास, तो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, -m2। 6 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 7m1 बराबर 3 में से यहाँ 1 गया तो इसे बचेगा 2m2। ठीक है, अब देखिए m1 बटे इसको धर लाएंगे m2, गुणा के रूप में धराएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, 7 इधर चला जाएगा 2/7, ये कितना होगा 2/7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ही क्या है बच्चों, ये अनुपात आ गया m1 अनुपात m2 2:7। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या पूछा था कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो इसे 2:7 के अनुपात में ही बच्चों वो विभाजित करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, यहाँ पर एक बारंबारता बंटन के आंकड़ों का माध्यक 20 है, यानी कि माध्य का 20 है और माध्य 15 है, आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आंकड़ों का माध्यक
यानी कि माध्य का, ये हमें दिया हुआ है कितना 20 है, और तथा माध्य यानी कि समांतर जो माध्य है वो हमें यहाँ पर 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुलक हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो बहुलक क्या होगा, बहुलक यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो संबंध होता है जिसे हम एम्पेरियल फॉर्मूला बोलते हैं बच्चों, वो आपको याद होना चाहिए, वो कभी भी पूछ सकता है। तो ये होता है बच्चों 3 गुणा माध्यक, यानी कि माध्यक के 3 गुणे में से 2 गुणा माध्य, समांतर माध्य का 2 गुना घटाने पर बच्चों बहुलक प्राप्त हो जाता है। यही सूत्र आपको याद रखना है। 3 गुणा माध्यक यानी कि 20 है, 2 गुणा माध्य हमारे पास यहाँ 15 है, तो 20 तिया 60 माइनस 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना बहुलक बराबर माध्यक का 3 गुने में से माध्य का 2 गुना घटाने पर हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इन 9 प्रश्नों को रखा है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।